Hello dear students, you are most welcome in Ayush Academy. तो आज हम पढ़ेंगे रिनेसा. रिनेसा is very important topic in BA third year English literature. यदि हमने BA फर्स्ट ईयर पढ़ा, BA सेकंड ईयर पढ़ा, now we are going to attend English literature, history of English literature. Without knowing history of English literature, बिना हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को जाने हमारा जो अंग्रेजी का ज्ञान है वो अधूरा है. दैट इज वाई वी मस्ट नो द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो पहला पॉइंट है वह है रिनेसा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद दिस नेम रिनेसा. व्हाट इज रिनेसा? रिनेसा क्या होता है? रिनेसा हम किसे कहते हैं? वी नो दैट इन हिंदी रिनेसा को हम क्या कहते हैं? पुनर्जागरण. इसको क्या कहते हैं? पुनर्जागरण. पुनर्जागरण क्या होता है? व्हाट इज रिनेसा? पुनर्जागरण किसे कहते हैं? तो पुनर्जागरण का तात्पर्य होता है अवेकिंग आफ्टर अ लॉन्ग स्लीप. बड़ी निद्रा के बाद, लंबी निद्रा के बाद जागना ही रिनेसा कहलाता है, पुनर्जागरण. पुनर्जागरण का तात्पर्य पुनः जागना, सोने के बाद फिर उठना, फिर जागना. तो इसका संबंध हमारी पुरानी बातों से. पुरानी बातों का तात्पर्य यह है कि पहली चीज वी हैव टू स्टडी द एंशिएंट, ANCIENT, एंशिएंट एंड मेडिवल, MEDIEVAL, मेडिवल, एंड लास्ट वन इज MODERN, मॉडर्न. तो हियर बिफोर अटेंडिंग रिनेसा पढ़ने से पहले वी मस्ट नो द एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. हमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न को पढ़ना. इन वेरी एंशिएंट टाइम, जब हमारा एंशिएंट टाइम चल रहा था, तो दिस एंशिएंट टाइम वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. एंशिएंट टाइम जो हमारा था वह कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत आगे था. कौन सा टाइम? एंशिएंट टाइम. बट मेडिवल टाइम, व्हेन इट केम मेडिवल टाइम, जैसे ही मेडिवल टाइम आता है, हमारी जो पहले की उपलब्धि थी, दोज अचीवमेंट्स which we achieved in very ancient time, it was forgotten, it was totally finished. ये सब समाप्त हो गए. Why is this? Because art and literature, both the things are not dependent fully on medievalism or realism. medieval टाइम में जो था उसमें रियलिज्म आया. रियलिज्म नहीं बल्कि रिलीजियन आया. इस रिलीजियन का मतलब क्या होता है? धर्म. चाहे किसी भी देश का कोई भी धर्म रहा, धर्म के अकॉर्डिंग जब हम कोई कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें वास्तविकता का अभाव होता है. हियर इज सम लैक इन रियलिटी. दैट इज व्हाई दोज आर्ट्स एंड लिटरेचर, it was invented by the librarian and artist. लिटरेरियन और आर्टिस्ट के द्वारा जो चीजें विकास में थी, by and by the people started to forget. धीरे धीरे लोग उसे भूलने लगे. And they slept. They gave importance only for the religion. What is religion? धर्म. धर्म के वशीभूत होकर के धर्म के अकॉर्डिंग काम होने लगा. इसलिए
आर्ट और लिटरेचर को लोग धीरे धीरे क्या करने लगे, भूलने लगे। क्लियर? दैट इज वाई दिस एज इज नोन एज डार्क एज। इस एज को हम क्या कहेंगे, डार्क एज कहेंगे। मिडिवल एज इज नोन एज द डार्क एज। जो मिडिवल एज है नेहा, इसे किस रूप में जानेंगे हम, डार्क एज। डार्क एज क्या होता है निधि? डार्क एज का मतलब होता है ऐसा युग जो अंधेरे से भरा। यह डार्क एज कहलाया। एंशिएंट डेज में तो हमने अच्छी अचीव की थी, अच्छी अचीवमेंट हमारे पास थी, लेकिन जब मिडिवल एज आया तो हम धर्म के प्रति हमारी आस्था बढ़ गई और हम धीरे धीरे अंधेरे में चले गए। एंड स्लेप्ट और सो गए। सोने का तात्पर्य यहाँ क्या है? सोने का तात्पर्य उन बातों से है कि वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग मच इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट और लिटरेचर के क्षेत्र में हमने उन्नति नहीं की। ऐसा कब तक चला? ऐसा चला बालिकाओं 15th टू, ये 15th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, ये 14th सेंचुरी तक हम डार्क एज में ही जी रहे। This was a long period of a dark age. We had done nothing in the field of art and literature. हम आर्ट और लिटरेचर में कुछ भी नहीं कर पाए और हम जहां के फिर तहां हो गए, अर्थात शून्य हो गए। आफ्टर दैट आवर मेडिवल एज appeared. इसके बाद हम मॉडर्न एज के, इसके बाद मॉडर्न एज में हम आ गए। जब हम मॉडर्न एज में आए, at that time with the modern age renaissance started. मॉडर्न एज के साथ साथ हमारा रिनायसा यानी पुनर्जागरण शुरू हुआ। क्लियर? तो हियर वी नो दैट रिनायसा इज द फ्रेंच वर्ड। रिनायसा कैसा वर्ड है भाई? फ्रेंच वर्ड, FRENCH। रिनायसा इज अ फ्रेंच वर्ड। रिनायसा एक फ्रेंच वर्ड है। यह फ्रेंच वर्ड क्यों है? क्योंकि इसकी उत्पत्ति फ्रांस से हुई है। ठीक है? आफ्टर फ्रांस दिस रिनायसा वेंट टू इटली। फ्रांस के बाद रिनायसा कहाँ गया? इटली गया। इटली जाने के बाद देयर यू कैन फाइंड टू मेन कैरेक्टर्स, टू मेन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। दीज टू मेन इज personality are known as वाट एंड सरे। इसके बाद वाट एंड सरे का नाम आता है। ये इटली के थे। इन्होंने रिनायसा को एक नई गति दी, एक नई ऊंचाई दी, एक नया आयाम दिया और वहीं से रिनायसा हमारा चल पड़ा। रिनायसा वहीं से आगे बढ़ने लगा। एट दैट टाइम हेनरी एट्थ was the king of England and Henry's daughter Queen Elizabeth, she was the queen of England. एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी थी। एलिजाबेथ पीरियड was very important period in English literature. एलिजाबेथ का जो पीरियड था वह बड़ा ही महत्वपूर्ण था। Why is this page is very important in English literature? English literature में यह एज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? Because in her age, the art and literature started once again, and most of the literarians they had done the best in the field of art and literature. आर्ट कला और साहित्य के क्षेत्र में बड़े बड़े विद्वानों ने ठीक अपनी अपनी भूमिका निभाई। उन विद्वानों में द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट नेम इज विलियम शेक्सपियर। उसमें जो सबसे पहला नाम आता है WILLIAM, विलियम, SHAKES PEAR। विलियम शेक्सपियर का नाम सबसे पहले आता है। मोस्ट ऑफ द प्लेस, ड्रामास, sonnets and poetries, created by William Shakespeare in this age.
Actually, the period of Renaissance is known as 14th to 17th century. जो रिनेसा का जो पीरियड है उसको हम 14 से, ठीक, कब तक मानते हैं? 14 से 17. If someone who is asking a question when Renaissance started or what is the period of Renaissance, then you will tell that 14th to 17th century is the period of Renaissance. 14 से 17वीं शताब्दी के समय को हम रिनेसा कहते हैं. यही वो पीरियड था, यही वो समय था when the literature started, जब लिटरेचर के बारे में लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया. तो शेक्सपियर wrote many plays and dramas like Hamlet, Othello, King Lear, Twelfth Night and Tempest. These are the famous folio of विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर के प्लेस को जब आप पढ़ोगे तो यू कैन फाइंड द क्रिएशन ऑफ द प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर इज हैपेंड ड्यू टू दिस एज. मीन्स विलियम शेक्सपियर वाज द ड्रामाटिस्ट और द पोएट ऑफ रिनेसा. विलियम शेक्सपियर किस युग के हैं? रिनेसा युग के. After William Shakespeare, some other dramatists and poets also cooperated much in the field of literature and art. शेक्सपियर के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी कला में, साहित्य में अपने विशेष योगदान दिए. That is why this age Renaissance is known as the golden age, golden period of the time of Queen Elizabeth. Means, on the other hand, we can say that this age is known as Elizabethan age. इसे हम एलिजाबेथन एज को का भी नाम देते हैं. इस पीरियड को एलिजाबेथन पीरियड कहा जाता है. इस पीरियड को शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है. बिकॉज शेक्सपियर प्रोग्रेस्ड मच, क्रिएटेड मच इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. उन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया. बट हु वर देयर बिहाइंड शेक्सपियर? हु वर देयर बिहाइंड द सक्सेस ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर की सफलता के पीछे किसका हाथ है? Perhaps you know, perhaps you attended Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer was born in 1340. 1340 में वह शख्स पैदा हुआ. इसके बाद उन्होंने पोएट्री में अपना फर्स्ट कदम रखा. तो इफ समवन हु इज आस्किंग हु इज द फादर ऑफ पोएट्री, जेफरी चौसर. तो जेफरी चौसर आल्सो रिलेटेड टू दिस पीरियड. जेफरी चौसर भी इसी पीरियड के कहलाएंगे. इन्होंने भी अपना अच्छा योगदान दिया है. इन्होंने ढेर सारी चीजें लिखी हैं. ठीक, प्रोलॉग लिखा है जो एमए क्लासेस में पढ़ाया जाता है. कैंटरबरी टेल लिखा है जो एमए में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है. तो जेफरी चौसर ने कम योगदान नहीं किया. यही से लोगों में लंबी नींद के बाद लोग जगे, क्योंकि आर्ट एंड लिटरेचर बोथ द थिंग्स आर प्रेजेंटिंग द ट्रू पिक्चर ऑफ सोसाइटी. क्योंकि आर्ट और लिटरेचर जो होता है वह समाज का एक सही प्रतिबिंब, ठीक, पिक्चर हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है. तो इन्होंने जो साहित्य लिखे, उस साहित्य के माध्यम से आर्ट और कला के साहित्य के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई. तो शेक्सपियर के पीछे कौन था? शेक्सपियर के पीछे यूनिवर्सिटी विट्स थे. यू कैन सी शेक्सपियर के पीछे कौन था? यूनिवर्सिटी विट्स थे. यूनिवर्सिटी विट्स ने बड़ा योगदान दिया. यूनिवर्सिटी विट्स के कदमों पर शेक्सपियर चले. बिफोर टेलिंग समथिंग, आई एम गोइंग टू टेल यू द फर्स्ट पॉइंट, अ चैलेंज टू अथॉरिटी. यहां हमें आने की क्या जरूरत थी? मैंने आपको बताया, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट एंशिएंट टाइम वाज गुड टाइम फॉर द क्रिएशन ऑफ द लिटरेचर ऑफ
for the creation of the literature. But medieval time was the dark age. यह एक डार्क एज था। तो डार्क एज कहलाने का कारण क्या था? इन डार्क एज कहलाने का कारण यही था, जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि इन दिस पीरियड देयर वर मेनी चर्चेज इन ईच एंड एवरी कंट्री। हर देश में चर्च हुआ करते थे। दीज चर्चेस आर ऑपरेटिंग द कंट्री। ये चर्च कंट्री को ऑपरेट करते थे। इन विच पोप वाज द फर्स्ट वन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वन। पोप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो चर्च का संचालन करता था। इन दोज चर्चेस according to religion some illegal things and injustice happening। कुछ इलीगल थिंग्स और इनजस्टिस चर्च में हो रहा था। चर्च में करप्शन व्याप्त था। दीज करप्शन आर इंक्रीजिंग बाय एंड बाय। ये करप्शन बार बार ठीक बढ़ते गए, घटने का नाम नहीं ले रहे। बट when these literarian came into the existence and they created the new literature and the people attended this, then they awoke, then they discarded the bad things and adopted the new and original things। लोगों ने पुरानी चीजों को डिस्कार्ड किया और नई चीजों को अपनाना शुरू किया। इसीलिए इस एज को कहते हैं क्या? रिनेसां। इन लंबी नींद के बाद जागना। लोगों को समझ में आने लगा कि अरे ये तो गलत हो रहा है, चर्च में सब गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार है, अनैतिकता है, स्मगलिंग है, रेप है, ये सारी चीजें चर्च में होती जा रही थी। ड्यू टू द रिलीजन हो रही थी, धर्म के कारण हुई हो रही थी। तो when the people attended the literature, then they came in their sense came in them। उनके सेंस आए, मतलब नींद से जगे। After that they started to objecting or protecting the church and pope। पोप और चर्च के पदाधिकारियों का विरोध शुरू हो गया। That is why a challenge to authority। A challenge to authority means who were authorized, pope and his followers, they were authorized in the church। After knowing the reality, the people protested the church and their authority। चर्च के अथॉरिटी को, अधिकारियों को लोगों ने विरोध उनका करना शुरू किया, चुनौती देनी शुरू कर दी, जिससे चर्च धीरे धीरे बैकफुट पर आ गया। मतलब चर्च में जो हो रहा था उसका विरोध होने लगा। चर्च जो है लोग जाना बंद कर दिए, चर्च की बुराइयां लोगों के सामने आने लगी। इसलिए यहाँ पर पहला पॉइंट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अ चैलेंज टू अथॉरिटी। लोगों ने अथॉरिटी को चैलेंज देना शुरू किया। धीरे धीरे चर्च की महत्ता कम हो गई। द इम्पोर्टेंस ऑफ द चर्च स्टार्टेड डिक्रीजिंग। मैंने कहा बैकफुट पर आ गई, मतलब बहुत नीचे आ गई। इसीलिए चर्चेस एंड देयर प्रीस्ट्स दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पीरियड, आई मीन टू से डार्क एज और मेडिवल एज, ड्यू टू द करप्शंस एंड इनजस्टिस। यही कारण था कि वो पीरियड डार्क एज कहलाया। किसी भी यानी साइंस के क्षेत्र में जो उन्नति हुई हो, आर्ट और लिटरेचर के क्षेत्र में उन्नति रुक गई। क्लियर हो? नाउ वी आर गोइंग टू मेंशन द नेक्स्ट थिंग। दोस पीपल दे वर लिविंग इन दिस एज ड्यूरिंग द रिनेसां, दे डिड नॉट गिव इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन। जो लोग उस समय जीवित थे, जीवन जी रहे थे, उन्होंने चर्च को महत्व नहीं दिया। चर्च के बजाय दे स्टार्टेड गिविंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमनिज्म। व्हाट इज ह्यूमनिज्म इन हिंदी? मानवतावाद। तो लोगों ने कहा कि चर्च एंड द प्रिंसिपल ऑफ चर्च आर नॉट इंपॉर्टेंट बट द ह्यूमनिज्म इज इंपॉर्टेंट। मानवता महत्वपूर्ण है। मानवता महत्वपूर्ण है मीन्स मानव लोग महत्वपूर्ण है। हमें मनुष्य के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। वी शुड थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स बट नॉट चर्चेज एंड इट्स ओन प्रिंसिपल्स। चर्च महत्वपूर्ण नहीं है, कोई धर्म महत्वपूर्ण नहीं है। धर्म के लोग जो धर्म को मानने वाले हैं वे लोग महत्वपूर्ण हैं।
धर्म की जहाँ तक परिभाषा है आप जानते होंगे, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, जो समानता की शिक्षा देता है वही धर्म है। तो यहाँ पर धर्म का लोगों ने विरोध किया, मानवता को प्रोत्साहित किया, यानी मानवता को एक नया आयाम मिला, लोग मानवीय होने लगे। दे अडॉप्टेड द डिवाइन एंड ह्यूमैनिटी एज वेल एज द कंपैशन। दया से ओतप्रोत होकर के इन्होंने दैवी मानवता को दैवी बताया कि मानव ही महत्वपूर्ण है, चर्च और चर्च के सिद्धांत और चर्च का पदाधिकारी महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऐसे ठीक है, चर्च के बारे में आगे बात बढ़ने लगी। ठीक, मतलब चर्च को लोगों ने क्या किया, इनकाउंटर कर दिया और मानवतावाद यहीं से शुरू हो गया। हम किसी चीज का विरोध कब करते हैं? जब हमारे पास ज्ञान हो जाता, जब हम सही और गलत में एक अंतर कर पाते, तभी जाकर के हम विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए हम बता दें, धर्म की बात है, हमारे ही देश में इंडिया में लोग कहते थे कि ये पुल बन रहा है, पुल में जीव चाहिए, वह पुल को संभाले रहेगा। तो किसी बच्चे का किडनैप करके उसे मार दिया जाता था और अंदर दफना दिया जाता था। व्हाट इज दिस? दिस इज सुपरस्टिशन, दिस हैपेंड ड्यू टू द रिलीजन, दीज थिंग्स आर नॉट गुड एट ऑल, वॉट एवर इट मे बी, द एंशिएंट मॉडर्न और मेडिवल एज। कोई भी युग रहा, किसी को जान से मार के ठीक उसके ऊपर दीवार खड़ी करके, पिलर खड़ा करके पुल बना देना, घर बना देना, ये कहाँ की मानवता है? तो मानवता सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो लोगों में जागरूकता आई, लोगों ने इन चर्चेज का विरोध किया, जिससे चर्च की अथॉरिटी को बड़ा धक्का लगा और लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आ गई। इसी जागरूकता का नाम रिनेसा है, इसे ही हम रिनेसा। क्लियर? नाउ लेट्स से हियर medieval vs Renaissance. तो medieval vs Renaissance means I have told you earlier, मध्यकालीन Renaissance क्या है? medieval बना Renaissance, vs means बना मध्यकालीन युग, बनाम पुनर्जागरण। तो मध्यकालीन युग में क्या क्या हुआ और Renaissance में क्या क्या हुआ? तो मध्यकालीन युग में लोग अंधेरे में जिए, धर्म को महत्व दिए। रिनेसा में क्या हुआ? दे इनकाउंटर द रिलीजन, इन्होंने धर्म को इनकाउंटर किया और इसके बाद नवीनता को का संचार हुआ। लोगों ने सत्यता नवीनता को आगे बढ़ाया। किसके माध्यम से? हम ओरल अगर कोई लेक्चर दे दे सड़क पे जाके कहीं बड़का विद्वान, तो ये चीज लोग स्वीकार नहीं करते जब तक कि हम कुछ साक्ष्य नहीं देते। जब हम कहीं कोई बहस करते हैं तो कहते भाई ये पुस्तक में लिखा हुआ है। हमारे पास आत्मबल किसका होता है? पुस्तक का होता है, उस राइटिंग का होता है। तो जब लोगों ने पुस्तकों में लिखा, लोगों ने पढ़ा, लोगों में जानकारी आई और लोग इस प्रकार आगे बढ़े, पुरानी चीजों को इनकाउंटर करते गए। इसके बाद हम आते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिनेसा ऑन इंग्लिश लिटरेचर? रिनेसा का अंग्रेजी साहित्य पे क्या प्रभाव पड़ा? तो आप जानते हैं, we know that Renaissance affected greatly on English literature. As you know that many learners, scholars had taken birth in this age 14 to 17. When we are analyzing the facts, then you can find that a large learners, more and more learners, they had taken birth in this age. इस युग में, इस पीरियड में महान राइटर, नाटककार, प्रोज राइटर उत्पन्न हुए, जिनमें आप स्पेंसर को लीजिए, सिडनी को लीजिए, टिंडले को लीजिए, टॉमस मोर को लीजिए, लिली को, ठीक है, ये सारे के सारे लोगों की पैदाइश उसी युग में हुई। एंड दे कोऑपरेटेड मच इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ दिया। बिफोर 14th century and after 17th century, you cannot find till today
such great dramatists and writers, whatever he may be, prose writer or short story writer or poem or the plays. यही वो युग था 14 to 17 जब बड़े बड़े महान विद्वानों का आविर्भाव हुआ। मतलब इस धरती पर पैदा हुए, अवतरित हुए, जिन्होंने ऐसे लिटरेचर की उत्पत्ति की जिसे लोगों ने पढ़ा, जिसे समझा। इस प्रकार अंग्रेजी साहित्य को द इंग्लिश लिटरेचर फाउंड न्यू ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन दैट इज डायरेक्शन। इस प्रकार अंग्रेजी साहित्य को एक नई दिशा, अंग्रेजी साहित्य अपने पद पर चल पड़ा और यहीं से रिनेसा का आगाज हुआ, यहीं से रिनेसा अस्तित्व में आया। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू टेल यू ड्यूरिंग दिस पीरियड 14 to 17 the drama, the poetry and prose. So here the first point is the drama. Drama means play, any natak. Most of the plays created by the dramatist in this period. However, we know that university wits cooperated much because these university wits attended इलियड एंड ओडेसी। ये यूनिवर्सिटी विट्स ने इलियड और ओडेसी को पढ़ा। आफ्टर दैट दे क्रिएटेड देयर ओन ड्रामास। These university wits are 7 in numbers. They used to write the play. These university wits used to write the plays. ये university wits plays लिखते थे and they perform the play in the theater. और थिएटर में क्या करते थे? प्ले को परफॉर्म करते थे। द स्पेशलिटी ऑफ दीज यूनिवर्सिटी विट्स दैट दे प्लेड द कैरेक्टर ऑफ द प्ले हिमसेल्फ देमसेल्फ। यह भी एक बड़ी अच्छी बात थी, गजब की बात थी। ये यूनिवर्सिटी विट्स क्या करते कि जो नाटक लिखते उसे स्वयं ही नाट्यशाला में उसको प्रदर्शित करते। जब वो नाटक को नाट्यशाला में प्रदर्शित करते, at that time they themselves used to play the role of the characters. वे कैरेक्टर्स के रोल को स्वयं करते थे। कौन? यूनिवर्सिटी विट्स। Among them there is a famous name Christopher Marlowe. Christopher Marlowe who wrote Dr. Faustus. You are the students of BA third year. When you are going to attend the classes of MA first year, MA final, then you can find Dr. Faustus. There, Dr. Faustus is written by Christopher Marlowe. He is the best one and first one. Thomas Lowes, Lilly, Thomas Kidd, Peele, George Peele. These are the famous names of university wits. These 7 university wits was the first one. They created the plays. ये यूनिवर्सिटी विट्स पहले लोग थे जिन्होंने नाटक की शुरुआत की, जिन्होंने नाटक लिखा, जिन्होंने नाटक की एक फाउंडेशन डाली। नाटक यहीं से शुरू होता है। आफ्टर दैट शेक्सपियर केम इनटू द एग्जिस्टेंस। इसके बाद शेक्सपियर आते हैं। शेक्सपियर वाज ओड टू दीज यूनिवर्सिटी विट्स। शेक्सपियर इन यूनिवर्सिटी विट्स के रीडिंग है। काहे के लिए रीडिंग है? दे एडाप्टेड द स्टाइल ऑफ दोज यूनिवर्सिटी विट्स, सो दे स्टार्टेड राइटिंग द प्लेज। इफ दीज यूनिवर्सिटी विट्स वर नॉट इन द एग्जिस्टेंस अर्लियर, अगर ये यूनिवर्सिटी विट्स पहले से अस्तित्व में नहीं होते तो शेक्सपियर के बस की बात नहीं थी कि शेक्सपियर रोट सच टाइप्स ऑफ प्लेज likewise Hamlet, Othello, King Lear, Tempest and other plays. शेक्सपियर ने जितने भी प्लेज लिखे हैं, he copied the style of the university wits. He got inspired with such university wits or learners. शेक्सपियर इन यूनिवर्सिटी विट्स से इंस्पायर हुए। इंस्पायर होने के बाद इन्होंने ये प्लेस लिखे।
That is why Shakespeare became very famous for writing the plays. इसलिए शेक्सपियर इतने प्रसिद्ध हो गए कि आज भी nobody can surpass Shakespeare for writing the plays. शेक्सपियर को सरपास करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ. He the milestone in English literature. वह अंग्रेजी साहित्य का एक माइलस्टोन है. वह मील का पत्थर है. उन्हें कोई हटा नहीं सकता. उनके नाम को कोई मिटा नहीं सकता. शेक्सपियर इन्वॉल्व मोस्टली इन हिज प्लेज द सुपरनेचुरल एलिमेंट्स. शेक्सपियर अपने प्लेज में सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का भी प्रयोग करते हैं. बड़े बढ़िया ढंग से उन्होंने सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को प्ले यहाँ पर परफॉर्म किया, जिससे मोस्ट ऑफ द रीडर्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट एंड अटेंडिंग द प्लेज ऑफ द शेक्सपियर मोर एंड मोर. शेक्सपियर के नाटक को ये लोग अधिकाधिक पसंद करते हैं, इसीलिए शेक्सपियर बुलंदी पर है. तो दिस इज द फील्ड ऑफ ड्रामा. इन द फील्ड ऑफ पोएट्री, Watt and Surrey both are famous personality. Watt and Surrey famous personality. They belongs to Italy. In poetry, sonnet is important thing. Sonnet सबसे महत्वपूर्ण चीज है. Sonnet. What is sonnet? 14 lines poem is called sonnet. जो sonnet poem होती है कितने की होती है? 14 पंक्तियों की होती है. Watt and Surrey, first of all, the sonnet is originated in Italy by Dante. दांते ने सनेट को सबसे पहले उत्पन्न किया. After Dante, Petrarch completed this. After Petrarch and Dante in Italy, this sonnet was brought to France and England by Watt and Surrey. Watt and Surrey इसको आगे बढ़ाते हैं. After that, the sonnet poetry became famous all over the world. इससे पहले, before this, nobody knows what is sonnet in England. sonnet को इंग्लैंड में कोई जानता ही नहीं था. ये होता क्या है, क्या चीज है, ये श्रेय किसको जाता है? This importance goes to Watt and Surrey, Dante and Petrarch. Now you can see that in poetry, Spenser and Sidney, they cooperated much. Shakespeare also cooperated much in poetry for creating 154 sonnet. शेक्सपियर ने 154 सनेट लिखा और उसने पोएट्री को एक नई गति दी, एक नई दिशा दी. एंड पोएट्री बिकेम चार्मिंग. अब पोएट्री आकर्षक हो गई और लोग पोएट्री को पढ़ने लगे. आफ्टर द पोएट्री, हियर इज प्रोज. प्रोज की रचना भी उसी काल में हुई. प्रोज भी ज्यादातर उसी समय फला फूला, क्योंकि इरेस्मस वाज द फर्स्ट वन. इरेस्मस पहला व्यक्ति था जिसने हु कोऑपरेटेड मच इन द फिक्शन और प्रोज. प्रोज में इन्होंने बड़ी उन्नति की, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा. टिंडले जो था, टिंडले वाज द फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट वन. ही ट्रांसलेटेड द बाइबल हिब्रू टू इंग्लिश. हिब्रू से इंग्लिश में टिंडले ने इसे क्या किया? अनुवादित किया. तो व्हाट वर रिटन इन बाइबल, बाइबल में क्या लिखा था? राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, nobody knows, because in the beginning the Bible was in Hebrew language, and this language, Hebrew, was unknown language for most of the people of the world. When Tyndale translated the Bible from Hebrew to English, then he made a lot of copies. इसके उसने ढेर सारी प्रति बनाई. ढेर सारी प्रति बनाने के बाद he distributed these copies in different types of churches, and the people attended this and they knew what's right and what's wrong. तब लोगों को जाकर के पता चला कि क्या सही है क्या गलत है. तो इस प्रकार, ठीक है, इरेस्मस, टिंडले, टॉमस मूर आल्सो वेरी फेमस राइटर. टॉमस मूर रोट यूटोपिया. टॉमस मूर ने क्या लिखा? यूटोपिया. यूटोपिया, व्हाट इज यूटोपिया? यूटोपिया इज द अपोजिट ऑफ डिस्टोपिया. यूटोपिया डिस्टोपिया का अपोजिट है. यूटोपिया में होता है एन इमेजिनरी सिटी, एक ऐसा काल्पनिक शहर
वेयर देयर यू कैन फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। जहाँ आपको खाने को, पीने को, सोने को, ठीक है, सब कुछ मिल जाए अकॉर्डिंग टू योर इमेजिनेशन। दिस इज नोन एज यूटोपिया। ये रहा आपका यूटोपिया। जो आप सोचो, जो चाहो, सब मिले, इसे क्या कहते हैं? यूटोपिया। तो यूटोपिया का ये तात्पर्य हो गया। तो थॉमस मोर ने भी काफी योगदान किया। ऐसी चीज कौन नहीं पढ़ना चाहेगा? काल्पनिक चीजें जो हम चाहे वो हमें मिल जाए तो हम बड़े खुश होंगे। लिली, सिडनी, दे आल्सो कोऑपरेटेड मच। इन्होंने भी प्रोज के क्षेत्र में बड़ी ही उन्नति, बड़ा अच्छा योगदान रहा। तो समय समाप्त होता है, टाइम हैज गॉन ओवर। आई एम गोइंग टू फिनिश दिस टॉपिक। ओके, दैट्स ऑल, बाय बाय।